हाय, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को। लास्ट क्लास में तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब चीज़ें सीख ली थी। कनेक्शन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो सब बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट जिसपे आईटी में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मतलब हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता रहता है इसके ऊपर। एंड दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस। तो फंक्शनल इक्वेशंस एक्चुअली क्या होती हैं? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपको एक फंक्शन डिटरमाइन करना है। आपको कोई फंक्शनल रूल गिवन होगा, कोई रूल गिवन होता है, और उस रूल से आपको फंक्शन तक पहुंचना है कि कौन सा फंक्शन उस रूल को सेटिस्फाई करेगा। इट इज अगेन अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक बार मैं इसके जनरल स्टेप्स लिख देता हूँ कि क्या क्या डायरेक्शन से हमको सोचना होता है। स्टेप 1 जनरली आपका होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, टेकिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा। यदि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये पहला स्टेप है। इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद दिस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस प्रोसेस के बाद। स्टेप 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी स्टेप 1 में उसको सॉल्व करिए। स्टेप 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये 3 स्टेप जनरली चाहिए होते हैं किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली इजी। ये इजियर साइड पे होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें अप्रोच फिक्स है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। जैसा मतलब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं सीधे। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सपोज f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, suppose f is a differentiable function that satisfies the equation f of x plus y is equal to fx plus fy plus x square y plus xy square। एक फंक्शन fx है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y। सपोज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, fx अपॉन x इज इक्वल टू 1। फाइंड, फिर आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, f ऑफ 0, f डैश 0, f डैश x, f ऑफ 3, जो कि आराम से कैलकुलेट हो जाएंगी वंस यू नो द फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज मैथमेटिकली कॉल्ड द फंक्शनल रूल। इसको फंक्शनल रूल बोलते हैं, फंक्शनल रूल। ठीक है। अच्छा, फंक्शनल रूल में एक चीज ध्यान रखिएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, कि यहाँ पे जो एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाले एक्स वाई नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जब आप एक्स और वाई लिखते हैं किसी फंक्शन में, पर्टिकुलरली व्हेन यू राइट y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे ये जो x होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने कल भी बताया था आपको। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन फंक्शनल रूल के अंदर x एंड y आर नॉट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये नहीं है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मत ले लेना इनको। ये मत सोचना कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने x और y लिखा है, आप चाहे तो p और q लिख सकते हैं, a और b लिख सकते हैं, m और n लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जनरली x और y के टर्म में होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला एक्स वाई है। ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वाले नहीं है। x एंड y आर नॉट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
है ना, ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाले एक्स वाई नहीं है, जो कि जनरली फंक्शन में वाई इक्वल टू एफ एक्स में होता है, वो वाला एक्स वाई नहीं है ये। तो सबसे पहली चीज इसको बोलते हैं फंक्शनल रूल, कि एक फंक्शन है हमारे पास भाई, उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इसका जनरली यूज होता है किसी कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालना, एफ ऑफ जीरो आपको चाहिए, एफ ऑफ वन चाहिए, उन सब वैल्यूज के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी होती है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना मेथड शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप क्या था कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शनल रूल ऑन बोथ द साइड्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो आपकी मर्जी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास आएगा, देखिए, एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिए वाई कांस्टेंट है, तो इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन, वाई का डिफरेंशिएशन इज जीरो, इज इक्वल टू राइट साइड पे एफ डैश एक्स, एफ वाई को आपने कांस्टेंट माना हुआ है फिलहाल डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में, तो ये एफ ऑफ वाई जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन विल बी टू एक्स वाई, है ना, वाई कांस्टेंट है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर वी गेट एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई हो उनके लिए हमेशा ट्रू है। जो भी कंडीशन थी दिस वाज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई, तो ये रिलेशन भी हमेशा ट्रू होगा। अच्छा, अब जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा उसी की वैल्यू डाल दो, विल पुट एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैं एक्स इक्वल टू जीरो क्यों रख रहा हूं ये भी मैं समझा रहा हूं। मैंने अभी क्या करा, इस इक्वेशन में एक्स को जीरो रख देते, तो हमारे पास आ गया एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस ये टू एक्स वाई वाली टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे पास आ गई ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की जगह आप कुछ भी रखें हमेशा ट्रू है। अब मैं ये समझा रहा हूं कि x इक्वल टू जीरो ही क्यों रखा, वन क्यों नहीं, टू क्यों नहीं, माइनस वन क्यों नहीं, वाई ओनली x इक्वल टू जीरो। तो बच्चों उसका कारण है ये वाला स्टेटमेंट, ये जो आपको लिमिट दी है ना, ये यूजफुल है। देखिए अगर हम इस लिमिट को चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स, अगर आप इस लिमिट को चेक करेंगे और ये लिमिट आपको वन दे रखी है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको देगा एफ ऑफ जीरो अपॉन जीरो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे एक्सप्रेशन एफ जीरो अपॉन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये वन के बराबर है, तो दिस कैन बी वन, दिस विल बी इक्वल टू वन इफ एफ ऑफ जीरो इज जीरो। यदि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई तभी ये लिमिट वन आ सकती है। अगर एफ ऑफ जीरो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट आएगा। ये फाइनाइट वैल्यू तभी आ सकती है जब एफ ऑफ जीरो जीरो हो। तो सिंस मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता थी, इसीलिए मैंने एक्स को जीरो रखा, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स को जीरो ही क्यों रखा, क्योंकि मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता थी कि ये जीरो के बराबर आ जाएगी, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। दूसरी चीज, सिंस ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी। यूजिंग लॉपिटल, यूजिंग लॉपिटल यू कैन राइट दिस एज एफ डैश एक्स अपॉन वन, ये भी वन के बराबर आनी चाहिए लिमिट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज सेम एज एफ डैश जीरो अपॉन वन शुड बी वन। और यहां से बच्चों हमारे पास एक और अच्छा सा रिलेशन आ गया, एफ डैश जीरो की वैल्यू भी वन है, रिलेशन नंबर टू। जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो दिया है ना, तो जीरो को ही पुट करिए। जैसे कभी यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको दे रखी हो तो x को वन डालिए, यदि एफ डैश टू दे रखा है तो x को टू डालिए। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है फंक्शनल रूल के अलावा, वहां से आइडिया लगता है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो हमने एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो बच्चों दोनों कैलकुलेट कर लिए, और उसकी वजह से ये जो फंक्शनल रूल था हमारा, ये वाला जो स्टेप था जो सिंप्लीफाई होके आ गया था, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश जीरो की जगह रखते हैं वन प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। अब मैं क्या करता हूं, सिंस ये वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू है,
तो मैं y की जगह x रख दूं तो भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब आपके पास आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये बच्चों आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्टेप 1 में मैंने आपको लिखवाई थी, कि जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। नाउ एफ डैश एक्स विल बी सेम एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो y और x है, अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला एक्स वाई है, ये y इक्वल टू एफ एक्स वाले एक्स वाई है। मैं अगर एफ एक्स को y से रिप्रेजेंट करूं तो अब ये चेंज हो गया। ओरिजिनल फंक्शन रूल में जो एक्स वाई था वो इंडिपेंडेंट थे दोनों एक दूसरे से, लेकिन अब जो हम एक्स वाई ले रहे हैं इस स्टेप के बाद से, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है। ये वो वाला y नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमने इसको एफ डैश एक्स को सुविधा के लिए dy बाई डी एक्स लिखा है। एंड दिस इज अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन इजीली बी सॉल्व्ड। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, एंड दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना c। तो यहां से बच्चों में फंक्शन एफ एक्स पता चल गया कि भाई इसकी वैल्यू आती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब स्टेप 3 में मैंने आपको लिखवाया था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर कुछ आ रहे हैं जो कि आएंगे इंटीग्रेशन में, उनकी वैल्यू निकालिए। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो बाय रिलेशन नंबर 1 f0 is 0, so this implies f0 will be 0 plus c, and therefore c will be 0, है ना। f of 0 की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, which implies that the function fx is x plus x cube upon 3। ये बच्चों आपके पास फंक्शन पकड़ में आ गया। इस फंक्शन की बात हो रही थी, और इस फंक्शन में आपसे जैसे पूछा है फॉर एग्जांपल कि भाई f ऑफ 0 बताइए, तो यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी f0 इज 0। सेकेंड पार्ट की वैल्यू वो बोल रहा है एफ डैश 0 बताइए, एफ डैश 0 तो ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था इक्वेशन 2 से, तो एफ डैश 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर थर्ड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में वो पूछता है कि एफ ऑफ 3 बताओ, तो एफ ऑफ 3 के लिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो एफ 3 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 9 विच इज 12। ठीक है, तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द पार्ट्स। दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला कंसेप्ट है कि फंक्शनल रूल में जो एक्स और वाई है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाले एक्स वाई नहीं है। तो इसलिए आप बिंदास डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में करो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसी की कोई वैल्यू रखेंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे, उसके लिए आप देखिए कौन से पॉइंट पे आपको वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे यहाँ पे उसने बोला था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मतलब मुझे 0 पे वैल्यू का आइडिया होगा, 0 पे वैल्यू मैं पकड़ लूंगा यहाँ से, तो इसलिए मैंने एक्स को 0 रखा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा उसी की वैल्यू रखनी है। तो आपके पास ये फंक्शनल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडिफाई होकर इस टाइप से आ जाएगी। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज कर लीजिए, f0 f'0 ये सब चीजें कैलकुलेट कर लो एंड विल गेट द आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली सिंपल बनेगी, तो ज्यादा चिंता की बात होगी नहीं इसके अंदर। चलिए एक और देखते हैं। लेट्स लुक एट सेकंड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज द रिलेशन f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 for all xy belonging to R. If f dash 0 is equal to square root of 3 plus a minus a square, then find fx and prove that fx is greater than 0 for all x belonging to R. तो ये जो बच्चों प्रूविंग वाला पार्ट है ये तो प्रूव हो जाएगा वंस वी हैव द फंक्शन। तो चलिए पहले फंक्शन चेक करते हैं क्या होगा। इसके लिए मुझे इस फंक्शन रूल को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो आपकी मर्जी है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, लेट्स से वाई के रिस्पेक्ट में। पिछली बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज, मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, एफ ऑफ y का डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई, 2xy का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में इज 2x
-1 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर आ गया +2x। ठीक है, अब ध्यान रखिए जिसकी वैल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा उसी की वैल्यू रखनी है, मतलब मुझे y की वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू रखेंगे उसके लिए देखते हैं ध्यान से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। एक बच्चों मुझे f'0 दे रहा है, f'0 की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब मुझे f(0) y को 0 रखना चाहिए, पुट y इक्वल टू 0। क्योंकि उसने 0 पे इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम y को 0 डाल देंगे। y को 0 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू f'0 प्लस 2x। ठीक है, f'0 की वैल्यू भी हमको दे रखी है, तो वी गेट f'(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ +2x। तो ये आपके पास f'(x) की वैल्यू आ गई। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। देयरफॉर f'(x) मतलब dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा y है वो डिपेंडेंट वाला xy हो गया। अब ये चेंज हो गया फॉर्मेट, यहाँ पे x और y जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले हो गए। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, dx को राइट पे भेज देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से बच्चों में फंक्शन f(x) के बारे में काफी आइडिया लग गया कि दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस रूट ऑफ प्लस सी। सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए आपको f'0 दिया हुआ था, तो बच्चों मुझे अगर कभी भी ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि इफ f' इज गिवन, if f' is given, then we'll be requiring, then we generally need f of a also। अगर कभी f' दिया हुआ हो तो आपको f of a की जरूरत पड़ती है। कई बार एग्जामिनर दोनों वैल्यूज दे देता है, नहीं तो f' अगर दिया हुआ है तो फिर आपको f of a की जरूरत पड़ेगी। अगर f of a दे रखा है तो f' की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें f of 0 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि f'0 दिया हुआ था, तो f of 0 चाहिए होगा। तो f of 0 के लिए व्हाट वी डू इज, इन द फंक्शनल रूल, फंक्शनल रूल मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, इन द फंक्शनल रूल, ये जो गिवन था f of x plus y equal to fx plus fy plus 2xy minus 1, put x equal to y equal to 0। x और y दोनों को 0 डाल दीजिए, तो देखिए क्या बना, लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी f of x plus y, यानी f of 0 is equal to f of x, x की जगह 0 डाला, f of y, y की जगह 0 डाला, प्लस 2xy, xy की जगह 0 0 डाला है, माइनस 1। सो देयरफॉर f of 0 will be equal to +1। क्योंकि f'0 दिया था तो मान के चलिए f of 0 की आपको जरूरत पड़ेगी। कई लोग इस f of 0 को शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन देख के ही कर लेते हैं कि यार f'0 दिया है तो चलो f of 0 तो निकाल ही लो। एंड वंस यू गेट f of 0 की वैल्यू 1, तो देयरफॉर वी हैव द एग्जैक्ट फंक्शन fx व्हिच इज +1। ये बच्चों आपके पास फंक्शन आ गया। आपको प्रूव करना है बेटा f of 0 की वैल्यू 1 आएगी। सर क्यों लास्ट में -1 है ना? अरे बेटा तो -1 लेफ्ट पर आएगा, f of 0 राइट पे जाएगा, यहाँ 2f of 0 है। हाँ अच्छा हाँ। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मत करवाओ। चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझसे गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों समझ में आ गया होगा ना, यू गेट द फंक्शन fx। मुझे प्रूव करना है कि fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मुझे एक चीज और प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट
एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अब ध्यान रखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, 1 है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ दिस विल सिंप्लीफाई टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ए में क्वाड्रेटिक है। अगर अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे, लेट्स कॉल दिस एज डी डैश, तो बच्चों डी डैश की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -3। और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है नेगेटिव, लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम बोल सकते हैं कि भाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इज लेस देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। कोई भी क्वाड्रेटिक में यदि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है। और इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट डी जो था, दैट इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, एंड दिस इंप्लाइज कि फंक्शन एफ एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है ना। मेन कंसेप्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव तब होती है, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, जब डी लेस देन 0 हो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो हमने एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट देखा, वो तो पॉजिटिव ही था। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो ये ए में क्वाड्रेटिक आ गया। अब ये जो ए में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव ही होगा। और ये नेगेटिव है तो उसका मतलब डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो मतलब एफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने पर एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था। तो अगेन दो कंसेप्ट मिला दिए इस चेक क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा एलिमेंट्री यूज करवा दिया आखिरी में आपसे। चलिए लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of x plus y upon 3 is equal to 2 plus fx plus f of y upon 3 for all xy belonging to R, and f dash 2 is equal to 2. Find f of 1, range of f mod x, number of points where this function is non differentiable। ठीक है, तो एक बार fx आ गया तो बच्चों ये तीनों पार्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। मुझे एक चीज और दिख रही है कि ये मॉड ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस 3, यहाँ पे एफ मॉड एक्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का भी मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन दी है एफ डैश टू इक्वल टू 2, इससे मुझे एक वैल्यू पे फंक्शन का आउटपुट चाहिए होगा। मुझे बता सकते हो कौन सी वैल्यू पे? एफ डैश टू की वैल्यू उसने 2 दी है, तो मुझे हाँ एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। मुझे मेंटली इसके लिए तैयार रहना है। चलिए सबसे पहला काम हम करते हैं, द फर्स्ट थिंग आई डू इज इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करोगे आपकी मर्जी है। अब फिलहाल मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ। तो आपके पास आएगा एफ डैश, कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, है ना। और y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि एफ डैश वाई बाई 3 इज इक्वल टू एफ डैश वाई, है ना। यू गेट दिस कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा देखो एफ ऑफ अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था उसकी वैल्यू भी डाल देंगे। जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, एक बच्चों सॉरी यहाँ पे एक्स भी आएगा, सो सॉरी।
ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, ठीक से लिख दूं। ये आएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इंटू ये 1/3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। तो ये कंडीशन आ गई। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उसी की वैल्यू डालते हैं, तो विल पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो हमारे पास आ गया एफ डैश x/3 इक्वल्स एफ डैश 0। ठीक है, अब हमको अब मुझे चाहिए वैल्यू एफ डैश 0 की, या तो चलो इसके लिए बच्चों एफ ऑफ 0 निकालते हैं, है ना। लेट्स कैलकुलेट एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 के लिए क्या करोगे, विल पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डाल देते हैं फंक्शनल रूल के अंदर। ये जो ओरिजिनल रूल था इसके अंदर डाल दीजिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो अब आपके पास आ जाएगा f0 इज इक्वल टू, यहां से एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज है ना, नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली। अगर बच्चों में सिंस ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो यदि हम x को 3x से रिप्लेस कर दें, इफ आई रिप्लेस x विद 3x, तो भी ट्रू होगा, क्योंकि ये तो हर x के लिए ट्रू है अभी तक। तो अगर हम x को 3x से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आता है f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0। और इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि ये जो f डैश 0 वैल्यू है ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। f डैश 0 विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, जो भी आती है कांस्टेंट होगी। f डैश x वेरिएबल होगा, f डैश 0 तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर dy by dx is equal to a constant value. Let's say this constant value is m. हम यहां पे m मान रहे हैं f डैश 0 को। dy by dx जो है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, f डैश x वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ dy is equal to m dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, y is equal to mx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब बच्चों हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें m कैलकुलेट करना है और एक c कैलकुलेट करना है। अब आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है f डैश 2 की वैल्यू 2 है, यू आर गिवन दिस f डैश 2 इज 2, है ना, ये वैल्यू 2 दे रखी है आपको। तो व्हाट वी डू इज, सिंस फंक्शन कांस्टेंट है, तो देखिए dy बाई dx वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, m के बराबर, और ये वैल्यू f डैश 2 के बराबर ही होगी। भाई फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पे सेम है, तो जो वैल्यू 2 पे है वही 0 पे भी होगी, वही सब जगह पर आएगी। तो f डैश 2 की वैल्यू m के बराबर हो गई, एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू एस 2। सो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 2x प्लस c। अब c की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ 0। f0 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब नहीं सॉरी, f0 की वैल्यू 2 थी, सो सॉरी, f ऑफ 0 इज 2। इक्वेशन नंबर 1 से f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, तो यहां पे x को 0 रख देते हैं, और f ऑफ 0 की वैल्यू 2 थी, तो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c। So therefore we get c is equal to 2, and which implies function fx is 2x plus 2। ये आपका फंक्शन fx आ गया, एक स्ट्रेट लाइन सिंपल सा फंक्शन है। वंस यू गेट द फंक्शन, तो फिर अब हम बाकी पार्ट्स के कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसके लिए अब ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले fx का ग्राफ बना लो, y इक्वल टू 2x प्लस 2। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आएगी 2, और x इक्वल टू -1 पे, तो ये बच्चों ग्राफ ऐसा बना होगा, ये वैल्यू 2 है, ये -1 है, और ये fx का ग्राफ है। फिर मुझे ग्राफ बनाना है f mod x। f mod x के ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ राइट साइड पर है उसको रिटेन करना है, और जो लेफ्ट साइड पर है उसको हटा के राइट साइड वाले की मिरर इमेज बनानी है। तो ये ग्राफ आपका आ गया f mod x।
अच्छा, फिर मुझे अगला ग्राफ चाहिए। तो एफ मॉड एक्स से बच्चों रेंज तो कैलकुलेट होगी ना, यहाँ से रेंज निकल जाएगी इसकी। रेंज इज 2 टू इंफिनिटी। एफ मॉड एक्स की रेंज 2 से इंफिनिटी आ गई। अब मुझे एक चीज और पूछी थी, देयर वाज वन मोर पार्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, वो था एफ मॉड एक्स माइनस 3। मैं लिख लूँ एक बार, जस्ट लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन, फिर इसको नीचे कॉपी कर लेंगे। मॉड ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस 3, है ना। मुझे बच्चों इस फंक्शन के बताने नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिराइवेबल यानी नॉन डिफरेंशिएबल। चलिए इसके ग्राफ पे चलते हैं। ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो हमने एफ मॉड एक्स तक तो बना ही लिया था, है ना। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ आई ड्रॉ इज, ये बच्चों ग्राफ है आपका मॉड ऑफ सॉरी एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 3। मतलब एफ मॉड एक्स के ग्राफ को हमने 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करा, तो ये 2 की जगह -1 पर आ जाएगा ना। ये पॉइंट आ गया आपका। ये कुछ पॉइंट्स होंगे, मुझे नहीं पता कौन से, अब इनके बारे में सोचते हैं। और फिर आपको फाइनली जो ग्राफ चाहिए जीएक्स का, वो है इस पूरे का मॉड, मॉड ऑफ एफ मॉड एक्स -3, है ना। इस पूरे का मॉड चाहिए। तो पूरे के मॉड में क्या करोगे, नीचे वाला पोर्शन हटेगा, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले की मिरर इमेज ऊपर, फिर ये, फिर इधर। ये 0 हो गया और ये पॉइंट आपका हो गया 1, है ना। ये -1 से ऊपर खिसक के 1 आ जाएगा। हालांकि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्लियरली दिख रहा है। दिस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। The function is non-differentiable at 3 points. कौन कौन से पॉइंट से? यदि हम इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो x इक्वल टू अल्फा, 0 एंड बीटा, इन 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये भी अल्फा था, ये भी बीटा था। आप चाहें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑल्सो। कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा? तो देखिए, फॉर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के लिए बच्चों ये जो फंक्शन था एफ ऑफ मॉड एक्स, देखिए लुक एट दिस ग्राफ, इस वाले ग्राफ को देखिए। इसकी आउटपुट जहां जहां 0 हो रही है, जहां जहां पे इस फंक्शन का आउटपुट 0 आ रहा है, वो वाले पॉइंट है अल्फा बीटा। तो इसका मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स -3 शुड बी 0, विच गिव्स यू एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ मॉड एक्स मतलब हुआ 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 शुड बी 3। 2 mod x equal to 1, mod x equal to half, x equal to प्लस माइनस हाफ। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ये -1/2 और +1/2 है। अगर जरूरत पड़े तो, वैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पूछे तो 3 पॉइंट्स पे दिख गया कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। सो अगेन अ डिसेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रैप ये था कि आपको, सिंस डेरिवेटिव हर पॉइंट पे कांस्टेंट था, डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा था इस फंक्शन का, है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, एफ डैश एक्स वाज कांस्टेंट। तो एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए एफ डैश 2 दे दिया। देना चाहिए था उसको एफ डैश 0, एफ डैश 0 से बहुत आसान हो जाता। तो उसने परेशान करने के लिए एफ डैश 2 दे दिया, क्योंकि एफ डैश 0, एफ डैश 1, एफ डैश 2 सब वैल्यू सेम ही आएंगी। तो उसने आपको एफ डैश 2 दे दिया। तो हमने इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, और फिर फाइनली फंक्शन आया। फंक्शन के बाद आपसे कुछ एक छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का चीज पूछ ली गई थी। ठीक है, यहां तक बच्चों अगर सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस। हाँ सर, मतलब वही 2 दे रखा था तो आपने मतलब कैसे पता लगाया कि 0 ही रखे हैं? अच्छा, वो इसलिए बेटा कि देखो, इस फंक्शन में यदि आप एक्स को और वाई को 0 डाल दोगे ना, तो लाइफ ज्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं, मुझसे, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये क्वेश्चन कई बार कर चुका, हजारों बार कर चुका हूँ, तो मुझे तो वैसे पता है। लेकिन नॉर्मली जब पहली बार मैंने करा होगा अपने तैयारी के समय पे, तो मैंने भी पहले 2 रख के ही देखा होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें एक्स और वाई दोनों को 0 डालने पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ये पता चल जाएगा आपको। लेकिन यदि आपने एक्स की वैल्यू 2 डाल दी, अगर आपने एक्स को 2 डाल दिया, तो वाई की वैल्यू कैसे निकाल, मतलब फिर कैसे करोगे? इफ यू पुट सपोज एक्स को 1 डाल दें, वाई को भी 1 डाल दें, तो आपको एफ ऑफ 2/3 बनेगा, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ जाएगा। मतलब 2 वेरिएबल हो गए, एफ ऑफ 2/3
इसकी वैल्यू भी नहीं पता और f(1) की भी नहीं पता। आप 0 0 के अलावा कोई और वैल्यू डालेंगे ना, तो ये अलग बनेगा और ये दोनों अलग बनेंगे। ये सिर्फ 0 0 पे ये दोनों सेम आएंगे, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा करेगा हम चालाकी से, तो क्लिक कर जाएगा कि यार एक्स वाई 0 डालने पे ये भी f(0) बनेगा, इधर भी ये दोनों f(0) बनेंगे। लेकिन अगर आप f(2) बनाने की कोशिश करेंगे, सपोज x को 2 डाल दिया और y को 0 डाल दिया, तो देखो f(2), f(0), f(2/3), तीन तीन वेरिएबल होगा एक ही रिलेशन में, तो वो तो सॉल्व करना संभव नहीं है फिर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा चलो 0 की वैल्यू निकालते हैं, हो सकता है उसका कोई काम पड़ जाए, और इनफैक्ट उसी का काम पड़ गया हमको आगे जाके। तो अगर बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ सर, और वो आपने हम्म, x को 3x रख के क्या इंफॉर्मेशन निकाली थी? मतलब ना भी रखते तो भी निकल आती वो, तो उससे हमने सिर्फ ये प्रूव किया था कि भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अगर एक्स को 3x ना भी रखो तो भी दिख रहा है आपको कि एफ डैश एक्स बाई 3 की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, एफ डैश 0 तो सेम होगा ना फंक्शन में। ऐसा तो होगा नहीं कि एफ डैश 0 की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, किसी भी सेम फंक्शन में एफ डैश 0 तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स बाई 3, ये हमेशा कांस्टेंट है। अगर एफ डैश एक्स बाई 3 कांस्टेंट है तो एफ डैश एक्स भी कांस्टेंट होगा, है ना। एफ डैश एक्स बाई 3 कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी कांस्टेंट है। और इसीलिए हम यहाँ से ये बोल सकते थे कि एफ डैश 2 और एफ डैश 0 बराबर होंगे। सर है ना, इस वाली ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, हम्म, इसमें डायरेक्ट एक्स को 6 रख देते तो ये अपन ने नीचे एफ डैश 2 इक्वल टू 2 निकाला, यहाँ भी कर सकते थे क्या? भाई वो एक्स कर सकते हो, एक्स को 6 रखोगे तो एफ डैश 2 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि एफ डैश 0 और एफ डैश 2 बराबर है। हाँ, मतलब इसमें दो दो वैल्यूज रख, मतलब एक्स की रख सकते थे वाई को 0 रखने के बाद भी। हाँ, दो वैल्यू रख लो, तुम चाहो तो भाई एक्स को 6 डाल दो तो आपको दिख जाएगा एफ डैश 2 इसके बराबर है। फिर आप एक्स को 7 डाल दोगे तो भी दिख जाएगा कि एफ डैश 7/3 भी इसके बराबर है। तो मतलब ये सब एफ डैश पे कांस्टेंट आ रहा है। क्योंकि सर ये वो फंक्शनल रूल को ही अपन ने डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि उसमें दो हाँ वैल्यूज रख सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, उसमें तुम कुछ भी रख सकते हो ना, एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। यस सर। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया है r प्लस से r, f ऑफ एक्स वाई प्लस f ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2fx फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r प्लस। If fx is differentiable for all x belonging to r plus, f of 1 is 0 and f dash 1 is 2, then find fx। तो इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर ने आपको f of 1 भी दे दिया और f dash 1 भी दे दिया, मतलब आपको वो सब माथापच्ची नहीं करनी कि कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव दिया हुआ, वो सब दिमाग नहीं लगाना, दोनों ही दे दिए उसने तो आपको। और वो इसीलिए दी है क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन में x और y दोनों को 1 रख देंगे, इफ यू पुट बोथ x एंड y इक्वल टू 1, तो आपको देखो क्या मिलेगा, f of 1 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इस फंक्शन रूल से एफ ऑफ 1 की वैल्यू नहीं निकलेगी। इसलिए एग्जामिनर ने आपको अपनी तरफ से दे दी कि चलो भाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, खैर चलिए लेट्स, इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करते हैं, हमको ये तो फंक्शन रूल गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो हमको गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। व्हाट आई डू इज आई इंटरचेंज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है, रिलेशन नंबर 3।
Now I put x equal to 1 in the functional rule. इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 डाल रहे हैं, तो आपके पास आता है f of y प्लस f of 1 upon y is equal to 2 times f of 1, और f of 1 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, f of 1 is 0। तो यहां से हमारे पास आया कि f of 1 upon y is equal to माइनस टाइम्स f of y। मतलब यदि आप फंक्शन में इनपुट का रेसिप्रोकल करेंगे तो फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, f of 1 upon y की वैल्यू माइनस f of y। सो बाय 3 and 4, बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, थर्ड इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखना, है ना। पहला टर्म तो f of x upon y था, उसको नहीं छेड़ते। अगले टर्म को ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, f of y upon x की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स f of x upon y, रेसिप्रोकल करके रिलेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करो। which implies 2 times f of x upon y यहां लिख देते हैं, f of x upon y की वैल्यू आ गई f of x माइनस f of y। ये जेई से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ना, परेशान मत होइए, क्योंकि ये चैप्टर ओलंपियाड्स में भी आता है, फंक्शनल इक्वेशन। वहां पे तो मतलब डिफिकल्टी लेवल इनफाइनाइट होती है ऑलमोस्ट, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन मैंने उसी लेवल पे ही लिया है, मतलब थोड़ा सा जेई से ऊपर लेवल पर है। आई गिव यू अ प्रॉब्लम, मतलब मैं आज आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा जेई 2020 के एडवांस के, 3 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, पूरा चैप्टर रिवाइज करके उन 3 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिएगा, है ना। तो f ऑफ x अपॉन y की वैल्यू बच्चों आ गई fx माइनस fy। ये रिलेशन काफी सिंपल है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रिलेशन, ठीक है। ये एक्चुअली हम इसको फंक्शन रूल लेके चलेंगे। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या y कर लेते हैं, चलो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टेकिंग x एज कांस्टेंट, f डैश x अपॉन y इनटू x अपॉन y का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिएगा y के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में करा है तो ये तो 0 हो गया, f डैश y। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी की वैल्यू डालते हैं, तो पुट y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 क्यों रखा है, क्योंकि मुझे f ऑफ 1 पता है। तो बच्चों अब हमारे पास आ जाएगा f डैश x इंटू माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f डैश 1। f डैश 1 की वैल्यू शायद ऊपर हमको दे रखी है 2 के बराबर, एक बार चेक कर लो। f डैश 1 की वैल्यू बच्चों देखो आपको 2 के बराबर दी हुई है ना, f डैश 1 इज 2। f डैश x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन x। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, dy बाई dx 2 अपॉन x, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है ये भी, इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहां से हमको fx के बारे में आइडिया लगा थोड़ा सा कि भाई fx जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन निकला 2 टाइम्स ln x प्लस c। अब c की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, c की वैल्यू के लिए हम फिर से यूज करते हैं f ऑफ 1 इज 0। f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज करिए कि f ऑफ 1 0 था। यदि x की जगह 1 रख दें तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा तो 2 टाइम्स ln 1 प्लस c। यहां से c की वैल्यू 0 आ गई और फंक्शन fx आ गया आपके पास 2 टाइम्स ln x। ये आपका आंसर है। ये थोड़ा सा
टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या करा है, इस फंक्शनल रूल को मॉडिफाई करा। अब अगर एक बार बच्चों घर पे इस क्वेश्चन को जब आप घर पे दोबारा से अटेम्प्ट करें तो एक बार पुराने वाले तरह से करके देखिएगा। मैं चाहता हूं आप ये महसूस करके देखें कि इस क्वेश्चन को यदि हम पुराने अप्रोच से करेंगे, सीधे डिफरेंशिएट कर दें बिना इस रिलेशन को 5वें तक पहुंचाए, इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंचे बिना, यदि हम इक्वेशन 1 को ही डिफरेंशिएट करके शुरू करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दैट एट होम, घर पे इसको देखिएगा जरूर एक बार, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है। मतलब मेंस में तो इतना टफ आता ही नहीं है, मेंस में तो वो जो ऊपर वाले कर रहे हो उसी तरह का ही आएगा। एडवांस में भी इतना टफ आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार आप एक्सप्लोर करके देख लीजिए कि भाई अगर पुराने तरह से करें तो क्या कर पाएंगे। एक बार सोच के देखिएगा उस चीज को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, फंक्शनल इक्वेशंस पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है कंसिडर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर टू आर, f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon 1 minus xy for all xy belonging to r. xy is not equal to 1, xy equal to 1 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा ना, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। if f dash 0 is 2 then find fx। f dash 0 बच्चों आपको दिया है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा हिंट लग रहा है कि यार f of 0 की जरूरत पड़ेगी। तो चलो पहले f of 0 निकाल लेते हैं। we put x equal to y equal to 0, इसमें x और y सब 0 डाल दीजिए, तो आपके पास आएगा f0 f0 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ। ये पहली काम की चीज आ गई कि चलो f of 0 0 है और f dash 0 आपको 2 दे रखा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो x के रिस्पेक्ट में आप ज्यादा आसानी से रिलेट कर पाओगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हालांकि y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा उससे। हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, f dash x प्लस f of y का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू f dash ऑफ इनटू इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि क्वेश्चन रूल से आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस y। तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, यहां y लिख देता हूं। f dash x इज इक्वल टू इनटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, ये बच्चों आएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करके ये आ गया, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी की वैल्यू डालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी की वैल्यू पुट करते हैं। तो विल पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे f डैश 0 दिया था, तो यहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि f डैश 0 की वैल्यू दी है तो f ऑफ 0, और ऊपर कैलकुलेट भी हमने कर लिया था f ऑफ 0 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, तो x को 0 डाल दीजिए। f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश, अच्छा x को 0 रखने पे आपके पास आ जाएगा y अपॉन 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, विच मीन्स अब f डैश 0 की वैल्यू डाल दो 2 के बराबर, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश y। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए जो फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं, तो बच्चों में इसको f डैश x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो आपको सोचने में आसानी रहेगी, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर नाउ वी कैन गेट, अब इसको बस सॉल्व करना है, और ये सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल टाइप की। dy by dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy is equal to 2 dx 1 plus x square
इंटीग्रेट कर लो, 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस c। अब आपको c भी कैलकुलेट करना होगा, और c के लिए हमें पता है कि f ऑफ 0 0 है ना, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 0 प्लस c, सिंस f ऑफ 0 इज 0। तो यहां से बच्चों हमारे पास इमीडिएटली c की वैल्यू 0 आ गई, और एक बार c 0 आ गया तो आपको फंक्शन पकड़ में आ गया कि फंक्शन एफ एक्स इज 2 टाइम्स tan इनवर्स x। ठीक है, तो दिस इज जनरल आइडिया अबाउट द फंक्शनल इक्वेशंस। कभी भी हो तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। एक सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम चलता जाएगा आपका। और ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब नॉर्मली मोर देन वन करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पैसेज में पहले फंक्शन डिटरमाइन करवाएगा, फिर 2 क्वेश्चन उसके ऊपर बनाएगा। तो जनरली एक्सपेक्ट अ बिगर क्वेश्चन इन जेईई एडवांस ऑन दिस पार्ट। मेंस में सिंपल सा फंक्शन डिटरमाइन कर लो, काम खत्म। ठीक है, और कुछ बच्चों छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, मतलब इफ यू कैन लर्न देम, तो ये कई बार फंक्शनल इक्वेशन देख के आप गेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा शॉर्टकट्स या ट्रिक्स ध्यान रखिए। यदि कभी आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का हो कि एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, मैं दोबारा से लिखूं इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर बच्चों कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि फंक्शन जो होगा वो लीनियर फंक्शन होगा, ए एक्स प्लस बी। इस टाइप का फंक्शन आएगा। आपको ए और बी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन की हेल्प से ए और बी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ ए मतलब एफ डैश वन, एफ ऑफ वन, इनकी हेल्प से आपको एफ एक्स में ए और बी निकालना पड़ेगा। अभी एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो कि यदि कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो जो फंक्शन होगा एफ एक्स, दैट वुड बी ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर एक्स। फंक्शन जो होगा ए टू द पावर एक्स होगा। आपको ए कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी भी इंफॉर्मेशन से। यदि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स को आप ले सकते हो, यू कैन अज्यूम द फंक्शन एज ए टाइम्स एल एन एक्स। आप देखो एल एन एक्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेम इसी तरह से यदि कभी एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई आ जाए, तो यहां से आप टाइम बचाने के लिए फंक्शन एफ एक्स को अज्यूम कर सकते हैं फिर से ए इंटू एल एन एक्स। यहाँ पे ध्यान रखिए, ए और बी की वैल्यूज डिटरमाइन करनी पड़ेंगी, ए बी टू बी डिटरमाइंड। अगर बहुत अच्छी किस्मत हो जेई मेंस में सिंपल सा इस टाइप का कोई फंक्शन दे दे, तो फिर आप सीधे इनका इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो इनको याद कर लीजिए, लर्न। सर ये आप कैसे बता रहे हो? ये बेटा घर पे डिराइव करके देख लेना, प्रूव कर लेना। अब तो पता ही है, फंक्शन रूल पता है तुम्हें। नहीं तो उसमें कोई वैल्यू तो क्वेश्चन मैं में। वैल्यू तो ए और बी की वैल्यू तो मैं छोड़ रहा हूँ ना ऐसे ही भाई। जैसे एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आई जाएगी पहले वाले केस में, अगर एक्स वाई दोनों 0 डाल दोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी इसके अंदर। तो वो तो घर पे करके देख लेना थोड़ा सा, मतलब याद करने के लिए कह रहा हूँ इसलिए कि जिससे टाइम बच जाए। अगर आप चाहो तो एग्जाम में पूरा इस मेथड से डिराइव भी करके कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर ये क्लिक कर जाए तो मैंने लिखवा दिया है कि चलो अगर कभी जल्दी से करना हो क्वेश्चन और आपको सिंपल से एक्सप्रेशन मिल जाए, तो आप फंक्शन को इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको, तो वो फंक्शन से पता चल जाएगा देखकर। इनको डिराइव भी कर सकते हो, मतलब यू कैन प्रूव देम एट होम। घर पे करके देख लीजिएगा कि ये फंक्शन इसी टाइप के आते हैं। मॉड्यूल में है क्वेश्चन इस तरह के, फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का असाइनमेंट जब आप करोगे तो डीपीपी नंबर 8, 9, 10 उसमें फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। ये सारे तरह के फंक्शन अलग अलग जगह पे आ जाएंगे कहीं ना कहीं।
ठीक है बच्चों, तो आई एज्यूम कि आप लोग को ये फंक्शनल इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आसान है, स्कोरिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सेट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस करे इनको दोबारा करना बगैर देखे, जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस अगेन, घर पे थोड़ा सा करके देखिएगा 5 क्वेश्चंस को वापस से, तो समझ में आ जाएगी चीजें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन चलो मैं थोड़े से बच्चों मिसलिनियस एग्जांपल्स और करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जस्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस नाउ, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि आधा घंटा बचा है अभी, तो लेट्स यूटिलाइज दैट इन सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ आर टू क्यू, रियल नंबर से क्यू मतलब ध्यान रखिए रैशनल नंबर्स, आर टू क्यू, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, f of 10 is 10, find the value of f100 upon f10 to the power f of 1000, इसकी वैल्यू बच्चों बतानी है। और देखो इस क्वेश्चन में कितनी कम इंफॉर्मेशन दी है, द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज कि इंफॉर्मेशन कितनी कम है। आपको पहली चीज दे रखी है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है हर जगह पर, f ऑफ 10 की वैल्यू 10 है, और इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो रैशनल नंबर है। कोडोमेन रैशनल नंबर्स मतलब हुआ कि इस फंक्शन का आउटपुट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ये जरूरी है कि किसी भी इनपुट पे फंक्शन f का आउटपुट शुड बी अ रैशनल नंबर। चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली इस फंक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये वैल्यू है 10, और 10 पे आपको फंक्शन का आउटपुट भी दे रखा है 10 के बराबर, ये भी 10 दिया हुआ है, ठीक। फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब मैं सपोज 10 से आगे जाना चाहता हूं और ये मुझे पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और सपोज मैं सोचता हूं कि यार 100 पे वैल्यू कितनी आई होगी, लेट्स थिंक अबाउट द वैल्यू एट 100, x इक्वल टू 100 पे वैल्यू सोचते हैं, गेस करते हैं क्या वैल्यू आई होगी। चलो मैं गेस करता हूँ कि यार ये वैल्यू हो सकता है 11 आ जाए, हो सकता है कुछ और भी आ सकती है, मैंने ऐसे रैंडमली गेस करा कि यार चलो हो सकता है f100 पे वैल्यू 11 आ जाए। अगर फंक्शन की वैल्यू f100 पे 11 आ रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ ऐसा बना होगा लगातार, यहां से कुछ हो सकता है डिक्रीज करके जा रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर f ऑफ 10 की वैल्यू 10 हुई और f ऑफ 100 की वैल्यू 11 हुई, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये फंक्शन fx जो है ये 10 से 11 के बीच के सारे आउटपुट्स कहीं ना कहीं देगा। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी 10 से 11 के बीच के सारे आउटपुट्स कहीं ना कहीं आएंगे, और 10 से 11 के बीच में तो इरेशनल नंबर्स भी होंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। तो यदि आपने 10 पे वैल्यू 10 रखी है और 100 पे वैल्यू 11 कर दी, तो फिर ये फंक्शन अपने आउटपुट में सारे इरेशनल नंबर्स पकड़ेगा 10 से 11 के बीच के, जो कि ये पकड़ नहीं सकता क्योंकि फंक्शन की कोडोमेन रैशनल नंबर्स ही है। सो दिस सिंपली मींस कि f ऑफ 100 की वैल्यू 11 नहीं हो सकती, वरना 10 से 11 के बीच के सारे नंबर्स आएंगे। अच्छा अब बच्चों ये बताओ सोच के, क्या f ऑफ 100 की वैल्यू 12 हो सकती है? सोच के देखिए, नहीं हो सकती। क्या f ऑफ 10 की वैल्यू, f ऑफ 100 की वैल्यू 9 हो सकती है? नो सर। सो द ओनली ऑप्शन इज, यदि ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आउटपुट में सिर्फ रैशनल वैल्यूज पकड़ेगा, तो the only possibility is that this function fx must be a constant function। एक कांस्टेंट फंक्शन ही ऐसा हो सकता है जो, है ना, दिस इज द ओनली फंक्शन पॉसिबल। एक कांस्टेंट फंक्शन ही ऐसा होगा जो f ऑफ 10 पे वैल्यू 10 दे रहा होगा और अपने आउटपुट में हर जगह पे सिर्फ रैशनल नंबर्स आउटपुट में देगा, आउटपुट में सिर्फ रैशनल नंबर्स, ओनली द कांस्टेंट फंक्शन कैन डू दिस। क्योंकि यदि आप ग्राफ को ऊपर लेके जाते हैं तो फिर वो इनफाइनाइटली मैंने इरेशनल वैल्यूज पकड़ने लगेगा, अगर आप नीचे लेके आते हैं तो फिर से वैल्यूज पकड़ने लगेगा इरेशनल वैल्यूज। इरेशनल वैल्यूज आप ले नहीं सकते क्योंकि कोडोमेन रैशनल नंबर्स की। सो द ओनली ऑप्शन इज, यहां से पता चल गया हमको कि भाई ये जो फंक्शन दिया है हमको, fx इज कांस्टेंट फंक्शन, एंड देयरफॉर f ऑफ 10 की वैल्यू 10 है, तो दिस मींस f ऑफ 100 और f ऑफ 10 दोनों बराबर ही होंगे 10 के। सो देयरफॉर f100 अपॉन f10 की पावर f1000, अच्छा f1000 भी इसके बराबर ही आएगा, इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1। सब बराबर है, f ऑफ 100 बराबर है f ऑफ 10 के, और ये दोनों 1 हो गए, 1 की पावर 1 इज 1,
समझ में? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कितना देखो इन्फॉर्मेशन कितने सटल तरह से दिया, आपको छुपा के दिया सब कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन शायद ये था कि एफ ऑफ 10 इक्वल टू 10 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 20 के कितने रूट्स होंगे? एफ एक्स इक्वल टू 20 के कितने रूट्स होंगे? तो आंसर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि एफ एक्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही फंक्शन हो सकता है इस तरह से। एक और देखते हैं, लेट्स लुक एट द 7th क्वेश्चन। Question number 7. If x is x square, if x is rational number, and x if x does not, इसको does not कर दो, ठीक है। यदि x रैशनल नंबर है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर आएगी, और यदि x इरेशनल नंबर है, अच्छा q डैश लिखा हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ q डैश लिखा है। q डैश मतलब होता है इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। a डैश मतलब a कॉम्प्लीमेंट, a को छोड़ के सब कुछ। तो q डैश मतलब हो गया कि रैशनल नंबर छोड़ के सब कुछ, तो क्या बचा? इरेशनल नंबर्स। तो ये फंक्शन बच्चों रैशनल नंबर पे वैल्यू एक्स स्क्वायर देगा, और इरेशनल पे फंक्शन की वैल्यू एक्स आएगी। आपको बताना है ये फंक्शन कितनी जगह पे कंटिन्यूअस होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के। मान लीजिए एक्स इक्वल टू के पे कंटिन्यूअस है। सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों अगर हम इसकी के पे लिमिट देखें, तो के पे अप्रोच करने के दो तरीके हैं। अगर आप थ्रू रैशनल वैल्यूज अप्रोच करोगे तो आंसर के स्क्वायर आएगा, अगर आप इरेशनल वैल्यूज से अप्रोच करेंगे तो आंसर के आएगा। तो इसकी वैल्यू के स्क्वायर आएगी थ्रू रैशनल वैल्यूज, and the value of this will be equal to k through irrational values. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए तो लिमिट जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड देयरफॉर वी हैव k must be equal to k square, which gives you k equal to 0 and 1। देखो कितना मजेदार फंक्शन है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे और 1 पे कंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये। कितना मजेदार ग्राफ होगा, सोच के देखिए आप इस चीज को, कि एक फंक्शन है जो 0 पे और 1 पे कंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस, √2 √3 -1 -10 सब जगह पे डिसकंटिन्यूअस। So therefore, fx is continuous only at x equal to 0 and x equal to 1. It is discontinuous everywhere else. अभी तक हमने ज्यादातर फंक्शन ऐसे सीखे थे जो कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होते थे, तो ज्यादातर जगह कंटिन्यूअस होते थे। ये देखिए टिपिकल मजेदार फंक्शन है जो दो ही जगह कंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मतलब, लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिल जाएंगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। सर ये आपने मतलब के स्क्वायर इक्वल टू के कैसे किया था? भाई लिमिट में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर किसी भी जगह पे लिमिट को अप्रोच करने के अलग अलग रास्ते हों तो हर रास्ते से आंसर सेम आना चाहिए। अगर आप के को रैशनल नंबर, मतलब अगर आप एक्स को के की तरफ अप्रोच करवाओगे थ्रू रैशनल वैल्यूज, तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर इरेशनल वैल्यूज की तरफ से अप्रोच करवाओगे तो आंसर एक्स आएगा, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स वैल्यू के स्क्वायर होगी यदि रैशनल वैल्यूज के थ्रू अप्रोच करें, और के बराबर होगी इरेशनल वैल्यूज के थ्रू अप्रोच करने पे। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब केस चाहे मैं रैशनल वैल्यू से जाऊं चाहे इरेशनल वैल्यू से जाऊं, आंसर सेम आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे। और लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे एलएचएल आरएचएल वाला फंडा नहीं चलेगा। हाँ सर। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लिमिट के हिसाब से, लेकिन ये लिमिट का है नहीं। ये क्वेश्चन देखने में आपको पहली बार में लिमिट का लगेगा, बट धोखा है वो।
छलावा है ये लिमिट में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, लिमिट आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x माइनस tan पाई बाय 4 अपॉन x माइनस पाई बाय 4। अब एक चीज याद रखिए, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बताई थी, लिमिट b टेंड्स टू a fp माइनस fa अपॉन b माइनस a। याद है बच्चों, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू f डैश a। बाय डेफिनेशन b a की तरफ अप्रोच करेगा तो ये f डैश a को अप्रोच करने लगती है वैल्यू, है ना। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x minus tan pi by 4 अपॉन x minus pi by 4। इसको बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन राइट दिस एज f dash of pi by 4 where fx is tan x। समझ में आ रहा है? इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी की जो पहली क्लास थी वो वाली डेफिनेशन है ये। b टेंड्स टू a एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को आप f डैश ए लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को यू कैन राइट एज f डैश पाई बाय 4 और fx है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। सो f डैश पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर, √2 का स्क्वायर। और ये आपका आंसर है। आप चाहे तो लिमिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से दिख गया। समझ में ये बात? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस प्रॉब्लम। इसको लिमिट से करने में आपकी हालत थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। लुक एट दिस एक्सप्रेशन। इसको देखो मैं ऐसा सोच रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, या चलो इसको ऐसा लिखूं, चलो पहले लिख ही देते हैं, लेट्स राइट दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, है ना। ये ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों इसको ध्यान से समझो, तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब फंक्शन अगर आप सोचें तो वेयर fx is equal to x to the power x, think about this carefully। यहां पे बच्चों मैं ये x ही कर लूं उसको, यहाँ पे बच्चों x की जगह h कर देते हैं ना, तो आपको थोड़ा सोचने में आसानी हो जाएगी इससे। ये ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसा सोच सकते हैं ना, वेयर fx is x to the power x and therefore this quantity is equal to f dash of 1 f of a plus h minus fa अपॉन, है ना। तो ये f dash 1 के बराबर आ गई वैल्यू। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, f dash x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद रखने को बोला हुआ है, ln x plus 1 x to the power x, है ना। So therefore f dash 1 will be 1 into 1 plus ln 1। आंसर। क्वेश्चन में छलावा है, मतलब ये देखने में लिमिट्स है, लेकिन अगर थोड़ा सा जो जिनका फंडा क्लियर होता है, जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, वो देख के बता सकते हैं कि यार ये इसने डेरिवेटिव दिया हुआ है। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। जो ऑल्टरनेट डेफिनेशंस होती है ना डिफरेंशिएबिलिटी की, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये भी f डैश ही होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f डैश। तो ये दो जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको देखने आने चाहिए। इसी के ऊपर एक आईटी का सवाल और देखते हैं। आईटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, पुराना है थोड़ा सा मतलब, लेकिन द क्वेश्चन इज वर्थ डिस्कशन। तो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम।
है ना। ये बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लेट mod of fx minus fy is less than equal to mod of x minus y whole cube for all xy belonging to R. Prove that fx is a constant function. एक फंक्शन fx है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हर xy के लिए। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन जो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। सो आई कैन राइट दिस एज mod of fx minus fy upon x minus y is less than equal to mod of x minus y का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं इसको, which implies mod of f of y minus f of x अपॉन y माइनस एक्स, क्योंकि मॉड के अंदर तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इज लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे मॉड चाहो तो हटा दो। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, ये एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अब हम एक काम करते हैं कि बाय सैंडविच थ्योरम, यदि कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बाय सैंडविच थ्योरम दोनों तरफ लिमिट भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। लिमिट y टेंड्स टू x, f of y minus f of x upon y minus x should be less than equal to limit y tends to x, y minus x whole square. And again, using the idea of differentiability, if you look at this particular limit, this will be mod of f dash x. ध्यान से देखिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी टेंड्स टू ए, तो ये मॉड एफ डैश एक्स हो गया, इज लेस देन इक्वल टू, राइट साइड पे बच्चों y को x अप्रोच करवाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब किसी भी क्वांटिटी का मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ डैश एक्स should be zero, and this means fx is a constant function. ये जेई का सवाल है। समझ में आई बात? तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, या एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड आएगा तभी उसके बारे में सोचना है। एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको लिख के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है अबाउट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इन ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा उनको दिमाग में रखिए कि यार ये दोनों वैल्यूज एफ डैश ए के बराबर होती हैं। हमने अभी इस पे खूब क्वेश्चंस देख लिए ना, दो लिमिट्स के देख लिए, एक आईटी का सवाल भी देखा हमने, तो थोड़ा सा इस तरह के एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो और देखते हैं, एक और देखते हैं। अब देखो कितना भयानक सा क्वेश्चन है देखने में ये, है ना। पहली बार में देख के इंसानियत पे से भरोसा उठने लगेगा आपका। क्या है, लॉग ऑफ ब्रैकेट में e इंटू मॉड ऑफ, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, मॉड क्लोज कर दिया, होल टू द पावर x इंटू, फिर ये देखिए 2e की पावर में फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस x अपॉन मॉड x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस e टू द पावर 1 बाय मॉड x फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0, एंड x इंटू 1 माइनस e की पावर में मॉड x प्लस फ्रैक्शनल x अपॉन मॉड x प्लस फ्रैक्शनल x फॉर x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन है फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 एंड कमेंट अपॉन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। आपको बच्चों इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है, लेकिन सुविधा ये है कि उसने पॉइंट बता रखा है, यू टू फाइंड दिस डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं जीरो के अबाउट। fx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, देखने में भारी लग सकता है लेकिन क्वेश्चन असल में आसान है बच्चों। मैं सिंस मुझे जीरो पे ही डिस्कशन करना है तो मैं एक काम करूं, मैं इंटरवल ले लेता हूं -1 से लेके 0 तक। भाई ये जो x लेस देन 0 है, इससे -2 -3 जाने का क्या मतलब है, आप -1 से 0 ही देख लो। -1 से 0 में आसानी हो जाएगी क्योंकि -1 से 0 के बीच में देयर इज नो इंटीजर वैल्यू, -1 से 0 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x कितना होता है, बताओ जल्दी से। यदि x इंटीजर ना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x वैल्यू होती है -1। फिर देखिए यहाँ पे -1 का मॉड लेना है आपको, कितना हो जाएगा +1,
उसको e से मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा ln ऑफ e टू द पावर x। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये पहला एक्सप्रेशन आपका बनेगा ln ऑफ e की पावर x इनटू, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से कंफ्यूज होंगे बाद में। लेट मी जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट। फिर से लिख देता हूँ, चलो। हाँ बच्चों, ये बन गया था ln ऑफ e। ये देखिए ध्यान से, ये अंदर -1 था, -1 से 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा, तो ये x हमेशा नॉन इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 हो गई, -1 का मॉड +1 हो गया, और ये बन गया ln ऑफ e टू द पावर x इनटू। अब इस पे चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल -x? यदि x इंटीजर नहीं है तो 1, और यदि x -1 से 0 है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी? -x। तो ये बन गया 2 टाइम्स e टू द पावर -1/x -5 अपॉन 3 प्लस e टू द पावर फिर से -1/x। आई बात समझ में? देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। और इनफैक्ट ये ln e टू द पावर x को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, इसको आप x लिख सकते हो। ठीक है, अभी अगले स्टेप में हम लिख देंगे, विल राइट दिस एज x। चलिए, इसका काम खत्म हो गया, और x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू 0 दे ही रखी, ये तो आसान है। तीसरे वाले पे चलते हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी बच्चों, मैं कन्वीनियंस के लिए 0 से 1 ही ले लेता हूं, है ना। लेट्स टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 1। 0 से 1 में मुझे ये फायदा है कि इस केस में फ्रैक्शन x की वैल्यू होगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फ्रैक्शन x इसके बराबर होता है। यदि आप x को 0 से 1 लेते हो तो फ्रैक्शन x विल बी x if x belongs to 0 to 1। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा, फ्रैक्शन x की वैल्यू x के बराबर ही आ जाएगी। और इसीलिए ये एक्सप्रेशन बच्चों बना x इंटू, इसको ध्यान से देखिए, 1 माइनस e की पावर, यदि x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी x हो गई, e टू द पावर 2x अपॉन ये x हो गया और ये भी x हो गया, तो यू गेट 2x। समझ में आ रहा है? और अब इसको हम थोड़ा सा और तमीज से लिख लेते हैं, जिससे कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पाए। fx is equal to x into ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फंक्शन fx आ गया। सवाल है कि 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही बतानी है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि यदि फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट वैल्यूज हो, भले ही फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है तो फिर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो मैं कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहा, मैं सीधे डिफरेंशिएबिलिटी पे जा रहा हूं। तो लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा जब बच्चों h को 0 माइनस रखोगे तो ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी बनेगी। 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे ऊपर वाला फंक्शन उठाओगे आप।
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0, और अब आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 टाइम्स। अच्छा, अब एक चीज और देखना, ये बच्चों h से h तो कैंसिल हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे e टू द पावर 1/h से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये कई बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ऐसा क्यों करा जा रहा है। जब आप h को 0 माइनस लेके जाएंगे तो e टू द पावर 1/h की वैल्यू e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बनेगी, एंड दिस विल अप्रोच 0। ये दोनों वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएंगी, और आपके पास बच जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 के बराबर आ गया। अब इसी तरह से लेट्स कैलकुलेट द राइट हैंड डेरिवेटिव। जीरो प्लस, ठीक है। जब h 0 प्लस होगा तो ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो आपको ये वाला फंक्शन उठाना है, एंड यू गेट h इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, ये दोनों भी कैंसिल, इसमें से बच्चों माइनस साइन कॉमन निकाल लो, ये स्टैंडर्ड लिमिट है ना, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर दिस वैल्यू बिकम्स -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, which implies fx is non-differentiable at x equal to 0. Left hand derivative is equal to finite and राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट। दोनों वैल्यूज फाइनाइट है बच्चों। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था वो भी आपका 2 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, दोनों फाइनाइट वैल्यूज। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है। देखो कितना देखने में कितना खतरनाक था, लेकिन जस्ट बाय यूजिंग द बेसिक्स, और ये एक्चुअली क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको ये मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनका डर अगर निकल जाएगा ना तो चैप्टर बहुत आसान है, ये वेरी इजी चैप्टर। ज्यादातर बच्चों को उनसे साइकोलॉजिकली डर लगता है, और कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज पता हो, धीरे धीरे क्रैक करना स्टार्ट करोगे तो समझ में आने लगता है कैसे अप्रोच लेनी है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और मॉड, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत दुखी कर सकते हैं अगर आपका कमजोर है तो। चलिए एक बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन आज के है ना, लेट्स सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 10 हो गया। चलो, तो बच्चों ये वाला था, पिछला क्वेश्चन था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, और अब हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन इसमें पुराने जो कंसेप्ट है वो सब एक बार जल्दी से आपके ब्रीफली रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which the function fx equal to mod of x square plus a minus 2 into mod x minus 2a is non-differentiable at 5 points। तो बच्चों एक फंक्शन fx दिया है और वो चाहता है कि ये फंक्शन जो है ये 5 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो a की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो ये देखने में कितना खतरनाक है, मॉड है, उसके अंदर भी मॉड है, इसको आराम से तसल्ली से सोच के देखो। मैं एक फंक्शन लेता हूं, कंसिडर a function gx which is equal to x square plus a minus 2 into mod x, mod नहीं लगाते, just remove this mod,
है ना बच्चों। ये एक बार मैं इसको एक नया फंक्शन ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फंक्शन ले रहा हूँ जिससे कि हमको सोचने में थोड़ा सा दुखी ना हो ज्यादा। इसको x मान लेते हैं और -2 है। एक ये बच्चों सीधा सा फंक्शन लेते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साफ सुथरा सा फंक्शन। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि fx और gx में क्या कनेक्शन बैठ रहा है? अगर हम gx इसको माने तो fx क्या चीज है? देयरफॉर fx विल बी इक्वल टू mod ऑफ g mod x। ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत ध्यान से देखो। यदि हम इसको gx मान ले तो fx फंक्शन जो है बेटा वो है mod ऑफ g mod x। ठीक है, और हम gx के ग्राफ से mod ऑफ g mod x का ग्राफ आराम से बना सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि fx 5 जगह पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो देखिए उसके लिए जरूरी होगा कि gx का ग्राफ कुछ ऐसा हो। देखो यदि gx का ग्राफ ऐसा बना कि इसके दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा और दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अगर gx का ग्राफ ऐसा बना तो फिर बच्चों एक सेकंड। देखिए यदि बच्चों gx का ग्राफ ये है तो दैट मीन्स मॉड gx का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला रिटेन हो जाएगा। और यदि मॉड gx का ग्राफ ऐसा है तो अब ध्यान से देखना, ये अल्फा ये बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों ये जो फंक्शन है दिस इज मॉड ऑफ g मॉड x। ट्रांसफॉर्मेशन से राइट साइड वाले पार्ट की मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे। और आप देख सकते हो ये फंक्शन जो मैंने बनाया है ये 5 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। एक तो यहाँ माइनस बीटा पे नॉन डिफरेंशिएबल है, माइनस अल्फा पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ये मैं अलग कलर से इसको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ जिससे दिखे आपको। ये एप्लीकेशन भी तुम लोग की तरह हो गई है ना, 1.5 घंटे बाद चलना बंद हो जाती है। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपका मॉड जीएक्स ग्राफ बन गया ना, और आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट ये इन 5 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है ग्राफ, और यही मुझे चाहिए था। आई वांटेड द फंक्शन fx टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। तो यदि आपको फंक्शन 5 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन gx, therefore the function y equal to gx has two distinct positive real roots, two distinct positive roots। सोच के देखिए इस चीज को, दो पॉजिटिव रूट्स अगर gx के हो गए अल्फा बीटा तो फिर मॉड g मॉड x का ग्राफ इस तरह से बना होगा एंड दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? माइनस बीटा माइनस अल्फा 0 अल्फा बीटा, इन 5 जगह पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के जीएक्स का ग्राफ ऐसा होना चाहिए 5 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए मॉड जी मॉड एक्स को। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हुआ बच्चों एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए एंड सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक के हम चाहते हैं कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हो तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, सम भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन gx, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए।
इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? बी A स्क्वायर plus प्लस 8 है ना, इसके बराबर ही होगा. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 विच गिव्स यू ए स्क्वायर. यहां से बच्चों आ जाएगा +4a. अब a+2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2. -2 छोड़ के कुछ भी हो जाए, -2 पे 0 बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, सम ऑफ रूट्स बच्चों होगा माइनस टाइम्स a-2, और ये भी पॉजिटिव चाहिए आपको. दिस गिव्स यू a-2 लेस देन 0, a लेस देन 2. a की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -2a. इस क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट रूट्स -2a. ये पॉजिटिव चाहिए, यानी a शुड बी नेगेटिव. a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और a नेगेटिव. अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब हुआ देयरफॉर a बिलोंग्स टू -∞ से 0 एक्सेप्ट -2. ये आपका आंसर हो गया. अगर आप a की वैल्यू -∞ से 0 -2 लेंगे तो फिर gx के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, और यदि gx के दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो mod g mod x के 5 पॉइंट्स आएंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के. यहाँ पे एक चीज मजेदार है कि मान लीजिए अगर हम gx के रूट्स के बारे में सोचें, थोड़ा सा बच्चों इसको एनालाइज करके देखो. अगर हम ये वाला केस देखें, केस 1, मान लीजिए कि gx का एक रूट 0 है, एक रूट तो 0 है और एक रूट पॉजिटिव है. ये एक रूट है 0 और एक रूट पॉजिटिव, ये gx है. तो अब सोच के देखिए mod g mod x का ग्राफ कैसा बनेगा. इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर ये ग्राफ है तो? नीचे वाला जो पोर्शन था ये तो ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और फिर जो राइट वाला पोर्शन है वही लेफ्ट पे बनेगा इस तरह. आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ओनली 3 पॉइंट्स. मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि बताइए कि mod g mod x वो चाहता है कि 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो वो तभी होगा जब एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव है. अच्छा, सपोज केस 2, रंग बदल देते हैं, एक और केस देखते हैं. मान लीजिए एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, ये gx है. तो अब mod g mod x कैसे बनेगा? नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से, और फिर राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे. तो देखिए ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा. समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2. 3. वर्टेक्स थोड़ा सा आगे था, ये यहाँ पे पॉइंटेड हो जाएगा फिर से. यहाँ भी 3 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के. अगर दोनों रूट्स मान लीजिए नेगेटिव हो जाए, मैं सारे केसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट डिस्कसिंग सम केसेस. मान लीजिए अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, दोनों रूट नेगेटिव है, ये अल्फा नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव. अब देखिए mod g mod x का ग्राफ कैसा बनेगा. नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज ऊपर, और फिर राइट साइड वाले ग्राफ की मिरर इमेज लेफ्ट साइड पे. तो देखिए ये यहां तक ऐसा, फिर इसी की मिरर इमेज यहां पे ऐसा. तो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट. इस तरह से बच्चों अलग अलग सिचुएशन से आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको पहले ओरिजिनल फंक्शन के बारे में सोचना होगा. और वो भी कैसे सोचोगे? रूट्स पॉजिटिव हैं, वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव हो, दोनों रूट नेगेटिव हो जाएं,
एक रूट 0 एक रूट नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तो रूट्स की लोकेशन चेक करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू 0. द की आइडिया इज चेक द लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू 0. ये मैं लिख देता हूं काम की चीज है इसमें. जो फंडा है वो है check the location of roots with respect to 0. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखिए कि रूट्स कहां पर होने चाहिए. दोनों एक्स एक्सिस के राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, एक इधर एक उधर हो, वो डिपेंड्स करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, तो चलिए विद दिस वी वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. समझ में आ गया है तो टाइप यस, तो फिर सेशन क्लोज करें. अगर समझ में आ गई सब चीज अच्छे से तो टाइप यस. अगला चैप्टर बच्चों हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. तो ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 11th का एक चैप्टर है, आइडेंटिटीज वाला पार्ट है. उसमें फॉर्मुलाज रटने का काम ज्यादा है. तो पहले तो मैं आपको फॉर्मुलाज रटवाऊंगा, उसके फिर आगे क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे. वो स्कोरिंग चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग चैप्टर मेंस में. ठीक है, तो अगला चैप्टर हम कैलकुलस आपकी खत्म हो जाएगी. उस वाले बैच में डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गई है, तो ऑलमोस्ट कैलकुलस आपका खत्म हो गया. अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे इसमें ऑनलाइन क्लासेस में. ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए.